हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हरेंद्र कुमार आप सभी का दोस्त, आप सभी को इंजीनियर हरेंद्र क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्त प्रतिदिन क्विज के अंत में क्वेश्चन पूछते हैं, मेरा कल का क्वेश्चन था कि बताइए यूरो को मुद्रा के रूप में कब अपनाया गया था। यानी यूरो जो है ना, उसको मुद्रा के रूप में कब अपनाया गया था, यानी आधिकारिक तौर पर कब अपनाया गया था। तो 26 दिसंबर 1995 को। कब दोस्त? 26 दिसंबर 1995 को यूरो को आधिकारिक तौर पर मुद्रा के रूप में अपनाया गया था। यूरोपीय जो यूनियन है ना, अर्थात सर यूरोपीय यूनियन की मुद्रा का क्या नाम है बाबू? यूरो। यानी यूरोपीय संघ में जो भी देश है उसके मुद्रा का क्या नाम है? यूरो है। यूरोपीय संघ में 19 कंट्री ऐसा है जो मुद्रा को अपना यूरो को मुद्रा के रूप में अपनाया है। कितने देश? 19 देश। कोई दिक्कत है? अब यूरोपीय संघ में टोटल कितने देश थे बाबू? तो 28 था, अब 27 हो गया है। ब्रिटेन निकल गया है तो उसको ब्रेग्जिट के नाम से जाना गया है। ब्रिटेन निकल गया इससे तो किस नाम से जाना गया? ब्रेग्जिट के नाम से। अब इसमें कितना कंट्री है? 27 कंट्री है, जिसमें 19 कंट्री यूरो को मुद्रा के रूप में अपना चुका है। कोई डाउट? कोई दिक्कत नहीं ना है? आइए अब हम लोग आज के क्विज का आगाज करते हैं। मेरे पास दो टीम है, ए और टीम बी है, और हम जो टास्क देते हैं दोस्त उसको आज बारी बारी से टीम ए और टीम बी से क्वेश्चन पूछेंगे। कोई दिक्कत? ये देखिए स्मारक हुआ, स्मारक हुआ नहीं, ये नहीं स्मारक है, ठीक है। यानी प्रमुख देशों के राष्ट्रीय स्मारक आज हम पढ़ाने जा रहे हैं, ठीक है, पूछने जा रहे हैं, ठीक दोस्त। आइए, झुकी हुई मीनार कहाँ है बाबू? झुकी हुई मीनार पिसा किस देश में है? इटली में। इटली की राजधानी कहाँ है बाबू? रोम। इटली की राजधानी रोम। और मुद्रा क्या है बाबू? मुद्रा लीरा। इटली की राजधानी रोम और मुद्रा क्या है? लीरा। कोई दिक्कत? इटली वेटिकन सिटी जो है ना, यूरोप का सबसे छोटा देश, उस पर किसका अधिकार है? इटली का। यानी उस वह किसके अधिकार क्षेत्र में है? तो इटली के। अब जो वेटिकन सिटी है विश्व के सबसे कम क्षेत्रफल वाला देश है। यानी सबसे अगर छोटा देश बोला जाए तो कौन है? वेटिकन सिटी, क्षेत्रफल में भी और जनसंख्या में भी। वेटिकन सिटी का क्षेत्रफल 44 हेक्टेयर वर्ग स्क्वायर है, यानी 44 हेक्टेयर। समझ में आ रहा है ना? इतना उसका एरिया है, क्षेत्रफल है। अब दोस्त बात करते हैं कि नेक्स्ट टीम बी से क्वेश्चन है कि क्रेमलिन कहाँ है बाबू? क्रेमलिन मास्को। क्रेमलिन कहाँ है? मास्को, यानी रूस देश में है। रूस की राजधानी कहाँ है? मास्को। और रूस के मुद्रा का क्या नाम है? रूबल। और रूस के अंतरिक्ष एजेंसी का क्या नाम है? रॉसकॉस्मोस। बताइए पार्थनान कहाँ है बाबू? पार्थनान एथेंस है। एथेंस कहाँ है? यूनान में। यानी यूनान की राजधानी एथेंस है। एथेंस में ही सर्वप्रथम आधुनिक ओलंपिक खेल 1896 ईस्वी में हुआ था। किस कहाँ पर बाबू? तो यूनान के एथेंस शहर में 1896 ईस्वी में प्रथम आधुनिक ओलंपिक खेल हुआ था। खुद ही कहते। आइए, पार्थनान हो गया। इंपीरियल पैलेस कहाँ है? टोक्यो। कहाँ है? जापान। जापान की राजधानी टोक्यो जो है वहीं पर क्रेमलिन है। क्या बाबू? सॉरी, इंपीरियल पैलेस। कौन है? इंपीरियल पैलेस। इंपीरियल पैलेस कहाँ है? जापान की राजधानी टोक्यो में। और जापान की जो राजधानी टोक्यो है ना, वह होन्शु द्वीप पर स्थित है। किस द्वीप पर? होन्शु द्वीप पर। और होन्शु सबसे बड़ा द्वीप है। होन्शु सबसे बड़ा द्वीप है। और सबसे छोटा द्वीप शिकोकू है। सबसे छोटा द्वीप शिकोकू है। सुगारू जल संधि कहाँ है? जापान में, जो कि उत्तरी और दक्षिणी जापान को कनेक्ट करता है। बताइए ग्रेट वॉल कहाँ है? उत्तर चीन, यानी चीन में है। ग्रेट वॉल कहाँ है? उत्तर चीन में है। ओपेरा हाउस कहाँ है बाबू? सिडनी ऑस्ट्रेलिया में। हाँ, ओपेरा हाउस सिडनी ऑस्ट्रेलिया में है। ऑस्ट्रेलिया में ही क्या देखकर ख्याल है? ऑस्ट्रेलिया में ही गिब्सन सिम्पसन मरुस्थल कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में ही। ग्रेट सैंडी डेजर्ट कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में ही है। कोई दिक्कत है? अगर कंगारुओं का देश ऑस्ट्रेलिया। द लैंड ऑफ गोल्डन फ्लिश ऑस्ट्रेलिया। प्यासी भूमि का देश ऑस्ट्रेलिया, ठीक है ना? ठीक, बताइए ओपेरा हाउस सिडनी हो गया ना, ऑस्ट्रेलिया। पिरामिड कहाँ है बाबू? गीजा मिस्र। यानी मिस्र में जो गीजा जगह है वहीं पर पिरामिड है, ठीक। अब पिरामिड का स्ट्रक्चर कैसा होता है? हल्का ऊपर समतल, नीचे से वर्गाकार, ऊपर से जाके बस उसका एक पॉइंट। हाँ,
यानी क्या होता है कि पिरामिड दोस्त नीचे से जाएगा वर्गाकार शेप में ही और ऊपर में जाकर इसका जितना भी शीर्ष होगा ना सारा शीर्ष जो है एक पॉइंट से जाकर मिल जाता है, उसी को पिरामिड कहते हैं। क्या कहते हैं? पिरामिड। बहुत बढ़िया। पिरामिड कहाँ है? तो गीजा मिस्र में। एफिल टावर कहाँ है बाबू? पेरिस फ्रांस। एफिल टावर पेरिस फ्रांस में। फ्रांस की राजधानी फ्रांस की राजधानी पेरिस किस नदी के किनारे स्थित है? सीन नदी के किनारे स्थित है। फ्रांस की राजधानी पेरिस को शूरा और सुंदरियों का देश कहते हैं। शूरा और सुंदरियों का देश कहा जाता है। ठीक है। पवन चक्की कहाँ है? हाँ, किंडर डिज्के कहाँ है बाबू? तो डेनमार्क में है। ठीक है। और डेनमार्क को पवन चक्कियों का देश कहते हैं। पवन चक्कियों का देश किसे कहते हैं? डेनमार्क को। बताइए स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहाँ है? न्यूयॉर्क यूएसए में है। पवन चक्की कहाँ स्थित है बाबू? तो न्यूयॉर्क यूएसए में। स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहाँ है बाबू? तो न्यूयॉर्क यूएसए में है। कहाँ पर? यूएसए के न्यूयॉर्क में। वहीं पर क्या है बाबू? तो ये इवेनो का जो है ना, जो 6 अंग है उसमें से 5 का हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क में ही है। लेकिन एक जो है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, उसका मुख्यालय अगर बात करें तो द हेग यानी नीदरलैंड में है। स्थापना 1946 में हुआ था। कब? यानी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का स्थापना 1946 में। ताजमहल कहाँ स्थित है? ताजमहल बनना कब शुरू हुआ था? 1632 में। अब बनकर कब तैयार हुआ था? 1648 में। कब? 1648 में। 1983 में इसे ताजमहल को यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल किया गया। कब? 1983 में। लाल किला 1938 में बनना शुरू हुआ और 1948 में बनकर तैयार हुआ। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? लाल किला को यूनेस्को विश्व धरोहर में 2007 में शामिल किया गया। कब? 2007 में। ठीक। लाल किला कहाँ स्थित है? दिल्ली में। लाल किला दिल्ली में। आइए मानचित्र की रेखाएं पूछते हैं। समलवण रेखा किसको कनेक्ट करती है? समलवण रेखा समान लवणता को मिलाने वाली रेखा को समान लवणता को मानचित्र पर समान लवणता को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? समलवण रेखा। समदाब रेखा है यानी मानचित्र पर समान दाब को मिलाने वाली रेखा को किस नाम से जानते हैं बाबू? समदाब रेखा। समगहरी रेखाएं मानचित्र पर समान गहराई वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को समगहरी रेखाएं कहते हैं। हाँ, यानी मानचित्र पर समान गहराई वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? समगहरी रेखा कहते हैं। ठीक है। और समोच्च रेखा किसे कहते हैं बाबू? समोच्च रेखा को इंग्लिश में कंटूर लाइन भी कहते हैं। कंटूर लाइन्स। तो समोच्च रेखा समान ऊंचाइयों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? समोच्च रेखा। बहुत बढ़िया। अच्छा, सममान रेखाएं समान तत्व वाले रेखा को, समान तत्व दो जगह पे जो होता है उसको मिलाने वाली रेखा। हाँ, निश्चित तत्व यानी निश्चित तत्व के मान वाले, निश्चित तत्व के मान वाले, निश्चित तत्व के मान वाले तत्वों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? सममान रेखा। यानी जो जिस तत्व का समान मान होता है ना, उस तत्व को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? सममान रेखा कहते हैं। समधूप रेखा आप लोग बताइए। समान धूप में रेखा मिलाने वाली रेखा को समधूप बताइए। हाँ, धूप अवधि को, यानी धूप के समान अवधि वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को समधूप रेखा कहते हैं। आइसोथर्म यानी समताप रेखा किसे कहते हैं? समान तापमान वाली ऊंचाई को मिलाने वाली रेखा। यानी समान तापमान ऊंचाई वाले, समान तापमान वाले स्थानों को मिलाने वाले रेखा को क्या कहते हैं? समताप रेखाएं। समवर्षा रेखाएं हाँ, समान स्थानों वाले, समान वर्षा वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? समवर्षा कहते हैं। ठीक है दोस्त, तो कल का मेरा टास्क में दिया जा रहा है। अभी तो और क्विज चलेगा आगे। अभी लूसेंट का केवल जो हम पूछते हैं ना यहाँ पर, उसका टास्क में आप देखिएगा। प्रमुख देशों के सरकारी दस्तावेज, ठीक है, और जो प्रमुख चिन्ह एवं प्रतीक है ना, यानी 12 और 14 आपको याद करना है। प्रमुख देशों के सरकारी दस्तावेज और प्रमुख चिन्ह तथा प्रतीक। ठीक है।
सम्राट अकबर ने निम्नलिखित में से किस महल का निर्माण फतेहपुर सीकरी में करवाया था? तो पंचमहल का निर्माण। सम्राट अकबर जो था किस महल का निर्माण फतेहपुर सीकरी में करवाया था बाबू? पंचमहल का निर्माण कहाँ? फतेहपुर सीकरी में। फतेहपुर सीकरी में ही, ध्यान से सुनना, फतेहपुर सीकरी कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। फतेहपुर सीकरी में और क्या चीज़ स्थापित किया अकबर? अकबर फतेहपुर सीकरी में और का? एगो तो पंचमहल, ठीक है। दूसरा बताइए फतेहपुर सीकरी में कौन सा चीज़ है? ठीक है, हाँ, बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने किया था? अकबर ने, गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। कहाँ पर? फतेहपुर सीकरी में ना, ठीक। वो तो जहांगीर बनवाया था, ठीक। अब आइए, भारत के निम्नलिखित में से प्राचीनतम, देखिए अब अकबर के बात आया दोस्त, तो अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी में, ठीक है। 15 अक्टूबर 1542 को कौन कोट? अमरकोट में। कहाँ पर? अमरकोट में। कोई दिक्कत है? अच्छा, 1562 ईस्वी में अपने को हरम दल से मुक्त किया। 1562 में अकबर अपने को हरम दल से मुक्त किया। 1562 में कौन सा प्रथा? दास प्रथा समाप्त किया। 1563 में जजिया कर समाप्त किया, तीर्थ कर। 64 में जजिया कर समाप्त किया। 1575 में इबादत खाना की स्थापना किया, इबादत खाना। 1578 में इबादत खाना में सभी धर्मों का प्रवेश। 1582 ईस्वी में दीन इलाही की स्थापना। इलाही समौत की शुरुआत 1583 ईस्वी में। 1500 कितना में मृत्यु हो गया अकबर के? 1605 ईस्वी में। 1605 ईस्वी में अकबर की मृत्यु हो गया था। 1605 ईस्वी में अकबर की मृत्यु हो गया था। कोई दिक्कत है? तो और बताइए कि 1605 ईस्वी में किसका भारत में मृत्यु हुआ था? कौन सा भारत के गवर्नर था जिसका 1605 में भारत का मृत्यु हुआ था? बताइएगा ध्यान से, ठीक है। बताइए कि वह कौन सा ऐसा गवर्नर था जिसका भारत में मृत्यु 1605 ईस्वी में हुआ था? रॉबर्ट क्लाइव के नहीं, रॉबर्ट क्लाइव के नहीं। बताइए, कर्नवालिस का एग्जैक्ट भारत में कर्नवालिस का मृत्यु कब हुआ था? 1805 में उसका हुआ था दोस्त, ठीक। सॉरी दोस्त, यानी 1605 में नहीं, 1805 ईस्वी में कर्नवालिस का भारत में मृत्यु हुआ था। तो पूछता है कि वह कौन सा अंग्रेज था जिसका भारत में मृत्यु हुआ था? तो 1805 में लॉर्ड कर्नवालिस, ठीक है। अगर पूछेगा कि कौन सा ऐसा गवर्नर जनरल था जिसका भारत में हत्या हुई थी, तो लॉर्ड मेयो। किसका? लॉर्ड मेयो का। कहाँ बाबू? तो अंडमान निकोबार में वह गया था घूमने के लिए। तो जो सेलुलर जेल है ना अंडमान निकोबार में, वहीं पर कैदियों के द्वारा क्या कर दिया गया? हत्या कर दिया गया। किसका? तो लॉर्ड मेयो को। भारत में जनगणना सर्वप्रथम लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुआ था। नियमित कहेगा तो 1881 में लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। ऐसे लॉर्ड मेयो के शासनकाल में जनगणना प्रारंभ हुआ था। कितना बाबू? तो 1872 ईस्वी में, ठीक है। आइए, भारत के निम्नलिखित प्राचीनतम सिक्कों पर शासकों के नाम एवं उनके शरीर के ऊपरी भाग में चित्र बने हुए हैं। किस चीज़ का बाबू? तो गुप्त सिक्के का। भारत के निम्नलिखित प्राचीनतम सिक्कों पर शासकों के नाम और उसके शरीर के ऊपरी भाग का चित्र बने हुए हैं। तो गुप्त सिक्के, यानी गुप्त काल में जितने सिक्के जारी हुए हैं ना, उन सभी सिक्कों पर क्या चीज़ बाबू? तो शासकों के नाम और उनके शरीर के ऊपरी भाग चित्र बने हुए हैं। किस पर? सिक्कों पर। अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? तो महात्मा गांधी के द्वारा। अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना कब की गई थी बाबू? महात्मा गांधी के द्वारा। हरिजन संघ की स्थापना कब किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा? 1933 में। कब? 1933 में, पुणे एरवादा जेल से। नहीं, बहुत सुंदर। आइए, गांधी जी के नाम के आगे महात्मा जोड़ा गया चंपारण सत्याग्रह के दौरान। यानी गांधी जी के नाम के आगे महात्मा जोड़ा गया चंपारण सत्याग्रह के दौरान। किसने इनको महात्मा कहा था? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। महात्मा गांधी को महात्मा किसने कहा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। भारतीय शिक्षा व्यवस्था के संबंध में चार्ल्स वुड डिस्पैच किस वर्ष आया था बाबू? तो 1854 ईस्वी में। वुड एंड डिस्पैच जिसको कहते हैं, यह कब आया था? 1854 ईस्वी में, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। इसका संबंध है, वुड एंड डिस्पैच का संबंध किससे था? तो शिक्षा से। किससे? शिक्षा से। अंग्रेज सरकार ने किस वर्ष बिहार को अलग प्रांत बनाया था? 1912 ईस्वी में। 1912 ईस्वी में बिहार को अलग प्रांत बनाया था। कब?
1912 ईस्वी में। उस समय जब 1912 में अलग हुआ तब बंगाल से बिहार को अलग किया, ठीक है। उस समय बिहार में उड़ीसा भी शामिल था, झारखंड भी शामिल था, कोई दिक्कत, और बिहार भी था, 3 राज्य था। फिर 1936 में क्या हुआ कि उड़ीसा भारत से बिहार से अलग हुआ। बिहार से उड़ीसा कब अलग हुआ? 1936 में। ये 15 नवंबर 2000 ईस्वी को कौन अलग हुआ? झारखंड बिहार से अलग हुआ। समझ में आ रहा है ना। 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा अलग हुआ, इसीलिए 1 अप्रैल को क्या मनाया जाता है बाबू? उत्कल दिवस। यानी 1 अप्रैल को उत्कल दिवस के रूप में कहाँ मनाया जाता है? तो उड़ीसा में, ठीक। उत्कल दिवस कहाँ मनाया जाता है? उड़ीसा में। देखिए, अंग्रेज सरकार ने किस वर्ष बिहार को अलग प्रांत बनाया था? 1912 ईस्वी में। नमक सत्याग्रह के दौरान निम्नलिखित में से कौन से गांधी जी से जुड़े? सरोजनी नायडू। नमक सत्याग्रह कब हुआ था बाबू? नमक सत्याग्रह कब हुआ था? अरे नमक सत्याग्रह 12 मार्च 1930 से, यही दांडी मार्च कहलाता है, ठीक है। दांडी मार्च कहलाता है यही चीज़। 12 मार्च 1930 को हुआ था। यह साबरमती से दांडी गुजरात में गए थे कौन? महात्मा गांधी। और वहीं पर नमक बनाकर नमक कानून का उल्लंघन करना दांडी मार्च का उद्देश्य था, खुद ही कहते। अब देखिए, इसमें सरोजनी नायडू से सर्वप्रथम महात्मा गांधी मिले कब बाबू? तो दांडी कौन से नमक सत्याग्रह के दौरान सरोजनी नायडू जो थी, सरोजनी नायडू वह गांधी जी से मिली थी, कोई दिक्कत है। सरोजनी नायडू का जन्म 13 फरवरी 1879 को 79 को दोस्त, ठीक है। और सुनिएगा ध्यान से, हैदराबाद में हुआ था। यानी सरोजनी नायडू का जन्म कहाँ हुआ था? हैदराबाद में। हैदराबाद मूसी नदी के किनारे स्थित है। हैदराबाद में 4 मीनार है। हैदराबाद में 4 मीनार है। 4 मीनार किसने बनवाया था? कुली कुतुब शाह। बताइए, 4 मीनार का निर्माण किसने किया था? कुली कुतुबे शाह किया था, ठीक है। 4 मीनार हैदराबाद। 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। किसके जन्म पर? सरोजनी नायडू के जन्म पर, ठीक है। विश्व रेडियो दिवस 13 फरवरी को ही मनाया जाता है। 1943 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत यानी आज़ाद हिंद की अंतःकालीन सरकार के गठन की उद्घोषणा किया था सिंगापुर में। यानी 1943 ईस्वी में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत में आज़ाद हिंद की अंतःकालीन सरकार के गठन को उद्घोषित किया था सिंगापुर में। कहाँ पर बाबू? सिंगापुर में। सबसे पहले हमारा राष्ट्रीय गान कब और कहाँ गाया गया था? तो राष्ट्रीय गान 27 दिसंबर 1911 ईस्वी को कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। उसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? विश्व नारायण धर, पंडित विश्व नारायण धर कर रहे थे। और रहमतुल्लाह से यानी 1896 ईस्वी में वंदे मातरम सर्वप्रथम कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था ना। तो वह 1896 के अधिवेशन की अध्यक्षता रहमतुल्लाह से यानी कर रहे थे, खुद ही कत। आइए, भारत के संविधान में मौलिक अधिकार क्या है बाबू? तो मूल संविधान का हिस्सा थे। यानी भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार जो है क्या है बाबू? तो मूल संविधान का हिस्सा है। मौलिक अधिकार क्या है? तो मौलिक अधिकार का जिक्र किस अनुच्छेद में है? मौलिक अधिकार का जिक्र उल्लेख किस में है? अरे भाग 3 में मौलिक अधिकार। जाओ 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 खाओ, ठीक है। यानी मौलिक अधिकार का जिक्र किस में है? भाग तो भाग 3 अनुच्छेद कहेगा तो 12 से 35 और 36 से 51 हो, ठीक है निधे। यानी 12 से 35। कोई दिक्कत है? कोई डाउट? बोलो लो, बेकार हो गया। कोई दिक्कत? ध्यान से सुनिएगा दोस्त, समझ रहे ना आप? समझते रहिए। कहने का मतलब है कि मौलिक अधिकार के अगर जिक्र भाग में पूछे ना तो भाग 3 अनुच्छेद के बात करें तब 12 से 35। 12 से 35। आइए, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। यानी राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। भारतीय गणतंत्र में किसी राज्य की सदस्यता है अनिवार्य। यानी भारतीय गणतंत्र में किसी राज्य की सदस्यता क्या है? तो अनिवार्य है। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा पक्ष यूएसए के संविधान के समान है? तो मौलिक अधिकार। यानी मौलिक अधिकार जो है ना
अमेरिका में नेचुरल राइट्स पर आधारित है। किस पर? नेचुरल राइट्स। उसको नैसर्गिक अधिकार कहा जाता है, नैसर्गिक अधिकार कहा जाता है। उसी अधिकार पर हमारे देश का भी मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से ही लिया गया है मौलिक अधिकार। अब मौलिक कर्तव्य कहेगा कहाँ से? तो रूस से। मौलिक कर्तव्य रूस से लिया गया है। ठीक है। संविधान संशोधन आयरलैंड से। आपातकाल जर्मनी से। खुद ही कहते हैं संशोधन आयरलैंड से। संविधान संशोधन दक्षिण अफ्रीका से। संविधान संशोधन दक्षिण अफ्रीका से। आयरलैंड से क्या लिया गया है? नीति निर्देशक सिद्धांत या नीति निर्देशक तत्व कहिए या नीति निर्देशक सिद्धांत है। ठीक है। राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन भी कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है। ठीक है। आयरलैंड की राजधानी कहाँ है? डबलिन। डबल ई आयरन दे रही है। ठीक है। यानी हाँ, कोई दिक्कत है? यानी आयरलैंड की राजधानी कहाँ है? डबलिन। डबलिन, डबलिन। ठीक है। राज्य हाँ, भारतीय गणतंत्र हो गया। कौन सी नदी दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है? कावेरी। दक्षिण भारत की गंगा कहेगा ना तो की कावेरी दोस्त। और दक्षिण भारत दक्षिणी गंगा किसे कहते हैं? तो गोदावरी को। पोचमपाद परियोजना किस नदी पर है? गोदावरी नदी पर। दक्षिण भारत के सबसे लंबी नदी कौन है? गोदावरी नदी। दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन है? कृष्णा नदी। कृष्णा नदी की लंबाई 1400 किलोमीटर, 1465 किलोमीटर गोदावरी नदी की लंबाई है। नहीं, नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर? कृष्णा नदी पर। श्रीशैलम परियोजना ये कृष्ण नदी पर। कोई दिक्कत है? आइए रंग में। ठीक है। किस राज्य की सीमा चीन से जुड़ी हुई है? किस राज्य की सीमा दोस्त चीन से जुड़ी हुई है? बताइए। हिमाचल प्रदेश, लद्दाख। ना ऑप्शन से तो देखिएगा, चीन से जुड़ी हुई सीमा में बताइएगा। सबसे पहले लद्दाख, उसके बाद उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश नहीं, उसके बाद आ जाइए सिक्किम। कौन सा? सिक्किम। और क्या? अरुणाचल प्रदेश। एक 5 राज्य लगता है भारत का। नहीं, अब भूटान से ले लीजिए। तो भूटान साहब यानी सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, आसाम और पश्चिम बंगाल। कोई दिक्कत? अब ले लीजिए यहीं पर नेपाल से बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, ठीक है, उत्तराखंड तक होता है और फिर पश्चिम बंगाल टच कर जाता है। ठीक है। सिक्किम बोल दिए। हाँ, नेपाल से। भूटान से कहेगा तो हो गया। कौन सा ऐसा राज्य है जो 3 देश से सीमा साझा करता है? सिक्किम। किस किस से? तो भूटान से, नेपाल से और चीन से। यानी 3 देश से सीमा साझा करने वाला भारत के राज्य कौन है? सिक्किम। बहुत सुंदर। सिक्किम भारत का राज्य कब बना बाबू? सिक्किम भारत का 1975 में। कब? भारत का 22वां राज्य कौन बना? सिक्किम। और भारत का 25वां राज्य गोवा 1987 में। गोवा 1987 में। कौन वाला बीच पर? गोवा वाला बीच पर। गोवा में जुआरी और मांडवी 2 प्रमुख नदियां हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। आइए, भारत में झूम कृषि। कौन कृषि? तो हाँ, भारत में झूम कृषि जुड़ी हुई है तो जनजातीय आदिवासी लोगों से। किससे? आदिवासी लोगों से। यानी झूम कृषि में क्या होता है? झूम कृषि में होता है कि एक जगह वन को साफ करके वहाँ के 1-2 बार खेती की जाती है और फिर जब तक उर्वरता समाप्त हो जाती है तो वहाँ से हटाकर दूसरी जगह खेती की जाती है। अभी पूछता है दोस्त इससे क्वेश्चन कि झूम कृषि अभी वर्तमान में कहाँ पर सबसे ज़्यादा चल रहा है? तो नागालैंड और उत्तराखंड में झूम कृषि। ठीक है। अब देखिएगा, नागालैंड में वनों के विनाश का मुख्य कारण क्या होता जा रहा है? तो झूम कृषि। कौन सा कृषि? झूम कृषि। आइए, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ है बाबू? पेराम्बूर में। पेराम्बूर कहाँ है? इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ है? पेराम्बूर। अब पेराम्बूर कहाँ है? जल्दी बताइए। तमिलनाडु। कहाँ है? तमिलनाडु में है। यानी इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ है दोस्त? पेराम्बूर में। हिमालय पर्वत प्रदेश के अलावा भारत का उच्चतम श्रृंग कौन सा है? अनाईमुदी। यानी हिमालय पर्वत प्रदेश
प्रदेश के अलावा भारत का उच्चतम श्रृंग कौन सा है बाबू? अनाई यानी कहने का मतलब दोस्त, अगर दक्षिण भारत के सबसे ऊंची चोटी का है तो कौन है? अनाई। दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन है? दोदा बेटा। दोदा बेटा किस राज्य की सीमा पर है? तो तमिलनाडु और दोदा बेटा जो है ना यह तमिलनाडु में ही है। ठीक है, अनाई जो है ना यह केरल में है। कहाँ पर है? केरल में है अनाई, ठीक है, जो कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। अब आइए, महेंद्रगिरी कहाँ है बाबू? महेंद्रगिरी उड़ीसा में। बहुत सुंदर। महेंद्रगिरी, नीलगिरी, नीमगिरी ये सब उड़ीसा में है। ये सब क्या है? बंदरगाह भी है नहीं। ऐसे आकाशीय पिंडों को जो ग्रहों से बहुत छोटे होते हैं लेकिन जिनकी कक्षाएं मंगल और बृहस्पति के बीच होती हैं उसे एस्ट्रॉयड कहते हैं, यानी क्षुद्र ग्रह। यानी क्षुद्र ग्रह किन दो ग्रहों के बीच? ये हमेशा पेपर में पूछता है। तो मंगल और बृहस्पति के बीच रहता है, मंगल और क्षुद्र ग्रह का बेल्ट पाया जाता है। भारत सरकार के वार्षिक कर राजस्व किस स्रोत से सर्वाधिक प्राप्त होता है? तो आय और निगम कर। आय और निगम कर से सर्वाधिक राजस्व प्राप्ति होता है भारत सरकार को। ठीक, भारत सरकार को वार्षिक कर राजस्व किस स्रोत से सर्वाधिक प्राप्त होता है? तो आय और निगम कर से। आय और निगम कर से। ठीक, देखिए जो टैक्स के बात आया था भारत में जीएसटी कब? 1 जुलाई 2017 को। जीएसटी अधिनियम कब पारित हुआ था? 2016 में। जीएसटी के फुल फॉर्म क्या होता है सर? तो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। अब बताइए जीएसटी दिवस कब मनाया जाता है? 1 जुलाई को जीएसटी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, भारत में जीएसटी की स्थापना किस समिति के सिफारिश पर लागू किया गया था? भारत में जीएसटी, आप लोग कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कीजिएगा कि भारत में जीएसटी किस समिति के सिफारिश पर लागू किया गया था। किस देश के मॉडल पर हमारे देश का जीएसटी है? कनाडा के मॉडल पर। अगर कहे कि जीएसटी कहाँ से लिया गया है तो फ्रांस से। जीएसटी कहाँ से लिया गया है, लेकिन किस मॉडल पर आधारित है? तो कनाडा मॉडल पर। समझ में आ गया ना? ले तो लिए फ्रांस से, लेकिन देखे कि यार कनाडा वाला मॉडल सही है। तो कौन मॉडल? कनाडा मॉडल। ठीक है, और ध्यान से सुनिएगा, कनाडा की राजधानी ओटावा। अच्छा सर, ओंटेरियो, इरी, ह्यूरॉन और सुपीरियर झील कहाँ है? कनाडा और अमेरिका की सीमा पर। ठीक है, कहाँ थे हम लोग? कहाँ चले गए? पॉइंट क्या था? जीएसटी के बारे में। जीएसटी के बारे में ना। जीएसटी कैसा कर है? अप्रत्यक्ष कर है। जीएसटी कैसा कर है? अप्रत्यक्ष कर है। अप्रत्यक्ष कर किसे कहते हैं बाबू? तो वैसा कर जो किसी व्यक्ति पर डायरेक्ट प्रभाव ना पड़े, जो किसी व्यक्ति द्वारा डायरेक्ट उसको चुकता ना किया जाए। जैसे मान लो ये पेन बेचने वाला, तो जीएसटी पे कर रहा है तो हमसे वसूल तो कर रहा है। समझ में आ रहा है ना? तो उसका डायरेक्ट थोड़े ना पे किया वो अपने बगली से। यहीं कहें कि इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, निगम कर, आय कर, तो हम जो देंगे तो हम ही पर प्रभाव पड़ेगा। तो ये सब प्रत्यक्ष कर है। कोई दिक्कत है? आइए, पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रदान किए जाते हैं? पत्रकारिता में। पुलित्जर पुरस्कार 1917 ईस्वी में स्थापित हुआ था। पुलित्जर पुरस्कार की स्थापना कब हुआ था? 1917 ईस्वी में। अब पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो पत्रकारिता के क्षेत्र में। एलिफेंटा द्वारा जो बहुत चर्चित रहा, कहाँ स्थित है? श्रीलंका में। एलिफेंटा द्वारा कहाँ स्थित है? श्रीलंका में। एलिफेंटा द्वारा बहुत चर्चित है वह है श्रीलंका में। कहाँ पर है? श्रीलंका में है। ठीक है, एलिफेंटा की गुफाएं हैं भारत में, ठीक, महाराष्ट्र में, लेकिन एलिफेंटा दरा अगर कह देगा ना तो श्रीलंका में। पटाना घास कहाँ पाया जाता है? तो श्रीलंका में। पटाना घास श्रीलंका में। पटाना कौन ही के? कल आ जाए। ओ, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यानी एचडीआई के बारे में आप लोग क्या ख्याल है? एचडीआई यूएनडीपी द्वारा जारी किया जाता है। कब से? तो 1990 से। एचडीआई जो है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक, अब सर इससे पहले यूएनडीपी के बारे में जान लेते हैं। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। यूएनडीपी का स्थापना 1965 में हुआ था। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम इसका फुल फॉर्म होता है। इसी के द्वारा क्या हुआ था कि पाकिस्तान के महबूब उल हक
महबूबुल हक के सुझाव पर HDI इंडेक्स 1990 से प्रतिवर्ष प्रकाशित होता है। मानव विकास सूचकांक, मानव विकास सूचकांक, इसका 3 मुख्य अंग है, इसका 3 मुख्य भाग है, यानी निर्धारित करने का। जीवन प्रत्याशा, प्रति व्यक्ति आय और शिक्षा ना, कोई दिक्कत है? तो ये 3 मुख्य उसका भाग है, जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय, इसका मुख्य आधार है। ठीक है, ये था HDI। देखिए, बर्फ पर दाब बढ़ने से उसका गलनांक क्या होता है? तो घट जाता है। बर्फ पर अगर दाब बढ़ेगा तो उसका गलनांक क्या हो जाएगा? घट जाएगा। सूर्य उदय होते समय व डूबते समय लाल क्यों दिखाई देता है? प्रकीर्णन के कारण, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण सूर्य उदय होते व डूबते समय लाल दिखाई देता है। घरों में विद्युत संयंत्र जोड़े जाते हैं समानांतर क्रम में। घरों में विद्युत संयंत्र जोड़े जाते हैं समानांतर क्रम में। किस क्रम में? समानांतर क्रम में। लोहे में जंग लगना है एक रासायनिक क्रिया। लोहे में जंग लगना एक क्या है? रासायनिक क्रिया। फ़ारेनहाइट तथा सेल्सियस माप में किसकी तापमान पर पाठ्यांक समान होगा? तो -40 डिग्री, यानी -40 डिग्री सेल्सियस ऐसा तापमान है जिसमें फ़ारेनहाइट और सेल्सियस पर मान क्या होता है? समान होता है, मान समान होता है। पेपर में बहुत बारी क्वेश्चन पूछा हुआ है। ध्वनि की गति सर्वाधिक किसमें होती है? स्टील में। ध्वनि की गति सर्वाधिक स्टील में होती है। ठीक है, कोई दिक्कत है? चलिए दोस्त, दमदार क्यूज। सोडियम को मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है? यानी कहने का मतलब है दोस्त कि सोडियम को मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है? सेट में आई रहे तो क्या दिक्कत है? ठीक है, हवा में इसका ऑक्सीकरण होने लगता है। हवा में इसका ऑक्सीकरण होने लगता है। अगर ऑक्सीकरण होने लगेगा तो क्या हो जाएगा? आग पकड़ लेगा। आगे पानी में आग लगा दे, पानी में आग लगा दे। यही क्या करता है ना दोस्त, मंदड़िया दिखाने वाला गौवा देहातों में नहीं आता है। कहेगा कि देखो वहाँ पर आग हम लगा देंगे, देखना यहाँ पर, देखो ये चीज़ खाली रख रहा हूँ। वहीं सोडियम वहाँ रखेगा, थोड़ा सा सोडियम की मात्रा, ऐसे लेके पनिया कहेगा देखो इस पर कुछ हाथ में है नहीं, ये जल अपने आप ढारो। और जल उसके हाथों पर ढालेगा, पहले अल्लाह के उस पर छीटेगा तो भौ मारेगा, काम करेगा। बात समझ गए ना? यानी कहने का मतलब है कि उस सोडियम रहता है, वहीं बुड़बक बना के पैसा बटोर के चल जाता है। तो इसलिए आप भी पढ़िए, सजग रहिए, सुरक्षित रहिए, समझदार बनिए, देश का एक नागरिक बनिए। अच्छा ठीक दोस्त, यानी सोडियम को मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है बाबू? कहें कि अगर बाहर रखेंगे तो सर ऑक्सीकरण करेगा, ऑक्सीकरण करके अपने आप आग पकड़ लेगा, जो से कि जल जाएगा। कौन सा ऐसा धातु है जिसको चाकू से भी काटा जा सकता है? सोडियम और लिथियम। ऐसे तो सोडियम ही आता है ज़्यादा। कौन सा ऐसा धातु है जो हथेली पर पिघल जाता है? गैलियम और सीजियम। गैलियम और हथेली पर रखिएगा पिघल जाएगा। खुद कहते चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था? एडवर्ड जेनर ने। चेचक के टीके का खोज किसने किया था? एडवर्ड जेनर ने। सर्वप्रथम खोजा गया टीका कौन सा था? चेचक का ही टीका था। एडवर्ड जेनर नहीं, लुइस पास्चर ने किसका खोज किया था? रेबीज के टीका। रेबीज का दूध के पाश्चराइजेशन। रेबीज कुत्ता के काटने से होता है। कुत्ता काट लेगा ना, ओकरे चलते हाइड्रोफोबिया, पानी देख के भागिएगा डर। अगर पानी से डर लगता होगा तो समझिएगा कि आपको हाइड्रोफोबिया हुआ है। ठीक है, कोई दिक्कत ना। ठंडा में अगर हाइड्रोफोबिया बहुत आदमी को हो जाता है, पानी देखिए के चलेगा भाग। ठीक है, शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति कौन करता है? तो आरबीसी। शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति कौन करता है बाबू? आरबीसी। प्लाज्मा क्या है? तो शरीर में रक्त के कितना परसेंट? 55 से 60% प्लाज्मा पाया जाता है। प्लाज्मा क्या है? एक चिपचिपा पदार्थ होता है। नहीं, मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय चाहिए? तो 0.8 सेकेंड। 0.8 सेकेंड एक बार धड़कने के लिए। 1 मिनट में 72 बार, तो भाग दीजिएगा 72 में या 60 से, तो 1.8 आएगा। 1. आप भी निकाल लीजिएगा, मोबाइल निकाल के भाग दीजिए, गप देना। ठीक है, कहने का मतलब है दोस्त कि 1 मिनट में कितना बार धड़कता है? 72 बार।
तो 1 सेकेंड में एक बार में कितना, 0.8 सेकंड। तो भाग दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 72 में 60 से भाग दीजिए 1.8 सॉरी 0.8 किस में, तो 60 में 72 से दीजिए। एक बार में कितना समय लगेगा एक बार धड़कने में, तो 72 बार बराबर 60 सेकेंड, तो एक धड़कन बराबर 60 बटा में 72, तब ना 0.8। कोई दिक्कत है। पश्चिम से पूर्व की ओर हिमालय का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, सिंधु घाटी से लेकर दिहांग घाटी तक, सिंधु घाटी से लेकर दिहांग घाटी तक। ठीक, निम्नलिखित में वह जानवर कौन सा है जो भारत में से हाल ही में लुप्त हो गया है, यानी वह कौन सा ऐसा जानवर है जो भारत से हाल फिलहाल लुप्त हो गया है। चीता। कौन है, चीता। चीता ता चीता ता, ठीक है, यानी चीता। क्या है बाबू, चीता। अच्छा, निम्नलिखित में से किस गैर संसद सदस्य को संसद को संबोधित करने का अधिकार है, तो भारत का महान न्यायवादी। भारत के महान न्यायवादी, देखिए गैर संसद सदस्य होता है लेकिन उसको संसद को संबोधित करने का अधिकार है। वह महान न्यायवादी भाग भी ले सकता है लेकिन वोट नहीं दे सकता है। खुद ही कहते हैं, किसी राज्य को विशेष दर्जा प्रदान करने के लिए केंद्रीय सरकार का निहितार्थ है, निम्नलिखित में से क्या है बाबू, तो केंद्रीय सहायता का अधिकांश प्रतिशत सहायता अनुदान के रूप में होगा, कुल सहायता के प्रतिशत के रूप में ऋण की राशि कम होगी, दोनों होगा। ठीक है। शुष्क सेल में एनोड क्या है बाबू, तो एनोड क्या है, जस्ता के, जस्ता क्या है, जस्ता के छड़ जो है, जस्ता जो है बाबू धातु, वह एनोड का काम करता है, कार्बन की छड़ कैथोड का। बताए ना, आ गया कि नहीं। यदि मांग की आय लोच 1 से अधिक है तो वस्तु आवश्यकता होगी, पाने यानी वस्तु जो है आवश्यक होगी, आवश्यकता होगी। कहने का मतलब यदि मांग की आय लोच 1 से अधिक होगी तो वस्तु आवश्यकता होगी, यानी वस्तु की आवश्यकता होगी। कौन सा संक्रामक रोग नहीं है, तो टेटनस संक्रामक रोग नहीं है। टेटनस आप लोग जानती हैं, इसको धनुष टंकार, ठीक है, लॉकजा के नाम से जानते हैं। टेटनस हो जाएगा तो मुँह नहीं खुलेगा, मुंह खुलबे नहीं किया, बवाइबे नहीं करेगा। समझ में आ गया ना, इसको लॉकजा कहते हैं। मुंह में दबा के मत हंसिए, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, लॉकजा कहते हैं। तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है, टेटनस से तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। लोहा धंस गया, लोहा धंस गया गोड़वे में, क्या हो जाएगा, टेटनस। भाई मार दिया चिल्ला के, चिल्ला के नहीं, खोप दिया, कपड़े में मार दिया हथौड़ी से, टेटनस। धंस गया कोई चीज, चूबी पीरेक धंस के टूट गया, टेटनस। नहीं, गांव देहात में नहीं, खिसिया के भैया मार देता है बहनिया के कपड़ा में, चाहे बहनिया मार दी भैया के कपड़ा में, धंस गया घोल तो टेटनस। यहाँ धंसा दिया, टेटनस। समझ में आ गया ना, यानी मुरझाइल चीज़ अगर धंस जाएगा ना शरीर के अंदर तो टेटनस हो जाता है। इसलिए टेटनस का सुई लेना चाहिए। एक और चीज़, 1 साल में टेटनस का सुई दोस्त एक ही बार लीजिएगा, 2 बार नहीं, 2 बार, ठीक, 2 बार। 1 बार हम सुने हैं भाई, 2 बार नहीं सुने हैं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा दोस्त, ले मत लीजिएगा मेरे कहने से, ठीक है। 20 क्रिकेट विश्व कप यानी T20 क्रिकेट विश्व कप में पहला शतक लगाने वाला खिलाड़ी कौन था, क्रिस गेल। कौन था, क्रिस गेल। भारत से बाहर पहला प्रवासी भारतीय दिवस कहाँ मनाया गया, न्यूयॉर्क में। कहाँ पर, अब प्रति वर्ष 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। बहुत कहाँ की मुद्रा है, थाईलैंड की मुद्रा के नाम क्या है, बहुत। हाँ, थाईलैंड के बैंकॉक, राजधानियाँ है बैंकॉक, मुद्रावा है बहुत, ठीक ना। कोई दिक्कत है। उपग्रह के की कक्षीय अवधि समानुपाती होती है, तो आर के पावर 3/2, आर के पावर 3/2 के। कोई दिक्कत है, ठीक है दोस्त। यहीं पर हम वीडियो को समाप्त करते हैं और अगले डे के लिए मेरा क्वेश्चन है कि बताइए, ध्यान से सुनिएगा, कि ध्वनि की गति वायु में कितनी होती है। ध्वनि की गति वायु में कितनी होती है, आपको कमेंट बॉक्स में रिप्लाई देना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो कृपया करके दोस्तों के पास शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें।
ठीक है, आप जब भी वीडियो एंड करें तो एक लाइक बटन ज़रूर दबा दें दोस्त। मेरे लिए आप बहुत बहुत धन्यवाद पात्र साबित होंगे। और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। बोलिए जोर से, जय हिंद, जय भारत। या